प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छे। बच्चों, आपको अपने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, यह चित्र है अरुणिमा सिन्हा का चित्र। बच्चों, अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक दुर्घटना में 2011 में इन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा, लेकिन इनका साहस, इनकी लगन, इनका दृढ़ निश्चय इन्हें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक ले गया। बच्चों, 2011 में अपना एक पैर खोने के बाद 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ये जो चित्र आप अपनी दाहिनी ओर देख रहे हैं, यह चित्र उसी समय का है जब उन्होंने चोटी पर पहुंचकर तिरंगा लहराने का गौरव प्राप्त किया। बच्चों, अरुणिमा सिन्हा के समान अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी शक्ति बनाया, अपनी ताकत बनाया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है मेजर देवेंद्र पाल का, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना एक पैर खो दिया। आज ये भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लेड रनर हैं। ये चित्र है कार्तिक साहनी का, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में कक्षा 12 की परीक्षा 96% अंक लेकर प्राप्त की। बच्चों, आज ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये चित्र है शरद गायकवाड़ का, जो जन्म से ही शारीरिक रूप से अक्षम माने गए। इनका शरीर ऐसा था जो आज दिव्यांग कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने भी अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी शक्ति बनाया और 2014 में 6 पदक प्राप्त किए एशियाई खेलों में। बच्चों, इनके अलावा हम अनेक और ऐसी हस्तियों को देखते हैं जिन्होंने अपनी इस अक्षमता को, जिसे लोग शरीर की अक्षमता कहते हैं, उसे अपनी क्षमता बनाया। ये जो चित्र है, ये है हेलेन केलर का, जो महान लेखिका हैं। इनकी रचनाएं सारे संसार में बहुत चाव से, बहुत आदर से लोग पढ़ते हैं। ये जन्म से ही सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। इन्हें भला कौन नहीं जानता? ये हैं स्टीफन हॉकिंग, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कई शोध करके संसार को चकित कर दिया। और बच्चों, ये है एक जाना पहचाना चेहरा, सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन ने 1981 में एक दुर्घटना में अपना पैर गंवा दिया था। वे भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना थीं, लेकिन पैर के कटने के बाद भी उन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा और आज चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी उद्योग हो, ये एक जाना पहचाना माना हुआ चेहरा है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ कि ये सभी लोग हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें बार बार सिखाते हैं कि हम कैसी भी चुनौती क्यों न आए, उसको पार करके अपने जीवन को, अपने जीवन के साथ अन्य सभी चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज इसी संदर्भ में जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, और जिसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय। आपने अपाहिज शब्द को कुछ समझ लिया होगा। अब इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग होता है। अब कोई दिव्यांग किस प्रकार से कैमरे में बंद हो गया, इस कविता में हम यह देखेंगे। आइए कवि का परिचय जानते हैं। श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ
और उनका निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। वे एक प्रसिद्ध कवि हैं और उनका नाम पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे और हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्यतः जो सम्मान है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्री रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वे केवल एक पत्रकार नहीं थे, वे एक सिद्ध कथाकार भी थे और कथाकार होने के साथ साथ वे एक कवि भी थे। इसलिए उनकी कविताओं में हमें एक कहानीपन मिलता है, एक नाटकीयता मिलती है और यह नाटकीयता, यह कहानीपन उनकी कविताओं को और अधिक सुंदर बना देती है। श्री रघुवीर सहाय ने घर मोहल्ले यानी हमारे आसपास के चरित्रों पर कविता लिखी और क्योंकि ये चरित्र हमारे जीवन के आसपास थे, इसलिए ये सब हमारे हृदय में स्थायी रूप से बैठ गए हैं। उनकी कविता में कहानीपन और नाटकीयता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने अपने और अपने आसपास के लोगों के अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। अधिकतर वे बातचीत जैसी शैली में लिखते हैं और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते। कविता बहुत साधारण सी प्रतीत होती है, लेकिन कविता इशारा करती है समाज की उन दारुण विडंबनाओं की ओर, उन सब कुरीतियों की ओर, ऐसी मान्यताओं की ओर जो समाज को सही दिशा नहीं देती हैं और पाठक को, पढ़ने वाले को ये उनकी कविताओं के माध्यम से भली भांति समझ आता है, क्योंकि उनकी भाषा सीधी है, सरल है और सधी हुई है, कसावट है भाषा में। बच्चों, कविता का प्रतिपाद्य जानते हैं, सार जानते हैं। प्रस्तुत कविता को लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। अब आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि कैमरे का, इस शीर्षक में कैमरे का महत्व क्या है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। आमतौर पर लोग शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति के साथ संवेदना रखते हैं, हम संवेदनशील रहते हैं उनके प्रति, लेकिन जहाँ रुपया, पैसा और सब चीज बिकाऊ हो जाती हैं, केवल रुपए और पैसे का महत्व रह जाता है, ऐसे में मीडिया वाले इन शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के दुख और दर्द को बेचकर अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलाते हैं और यूं कहा जाए सरल शब्दों में तो टीआरपी बढ़ाने के लिए वे ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं। वे इन लोगों के दुखों का व्यापार करते हैं और इसीलिए यह कहानी करुणा की कहानी नहीं है, बल्कि करुणा के ऊपर एक ऐसे नकली मुखौटे की कहानी है। जो मुखौटा डालता है, पहनता है, वह संवाददाता, वह रिपोर्टर जो स्टूडियो में मौजूद है और वह कुरेद कर इन लोगों को इंटरव्यू के नाम पर बुलाकर रुला देना चाहता है, क्योंकि वह ऐसा समझता है कि यदि ये रोएंगे तो दर्शक भी रोएंगे। वह दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है और जब वह नहीं रोता है तो अंत में कहता है पर्दे पर वक्त की कीमत है। और ये बात, ये वाक्य उसकी पोल खोल देता है किस प्रकार से वह उस शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी यातना को, उसकी वेदना को बेचने के लिए उसे स्टूडियो तक लेकर आया था। आइए कविता पढ़ते हैं।
कैमरे में बंद अपाहिज। ये जैसा कि बताया जा चुका है, संवाद शैली में है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन बोल रहा है, और कुछ वह बोल रहा है, कुछ वह अपने मन में सोच रहा है और मन ही मन बोल रहा है। तो जो कोष्टक में आपको दिखाई देंगे वाक्य, वह केवल मन ही मन बोल रहा है, मुंह से उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा है। आइए कविता पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इसका अर्थ केवल दूरदर्शन नहीं है, इसका अर्थ टीवी के कोई भी चैनल हो सकते हैं, इसका अर्थ केवल टीवी भी नहीं है, इसका अर्थ संचार का, जनसंचार का कोई भी माध्यम हो सकता है। तो रिपोर्टर कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलने जा रहे हैं, हम समर्थ हैं और हम शक्तिवान हैं। यहाँ उसके अहंकार की बू आती है, और यहाँ इन दो शब्दों के माध्यम से कवि ने व्यंग्य भी करने का प्रयास किया है। अगली ही पंक्ति में फिर व्यंग्य है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। रिपोर्टर जो एक अपाहिज को, शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को अपने स्टूडियो पर लेकर आया है, स्टूडियो में बैठाकर उसका साक्षात्कार लेने वाला है, उसकी वेदना को, पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने वाला है, वह स्वयं ही उसे दुर्बल मानता है। इसलिए यहाँ पर रिपोर्टर की गिरी हुई मानसिकता के भी दर्शन होते हैं। एक बंद कमरे में, बंद कमरा यानी स्टूडियो। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? मन ही मन सोचता है और इशारा करता है कैमरामैन को, और इशारे का अर्थ है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। फिर धीरे से कहता है, वह बता नहीं पाएगा। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में क्या विशेषता है उसे देखते हैं, और शब्दों के अर्थ आपके लिए दिए गए हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि वे ही दूरदर्शन टीवी पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके और संवेदनहीन हैं कि अपाहिज, दिव्यांग इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको, अपाहिज को, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। ये प्रश्न उसकी पीड़ा को कम नहीं करते, बल्कि उसकी पीड़ा को बढ़ाते हैं। इन पंक्तियों में विशेषता यह है कि इसमें मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। काव्यांश में नाटकीयता है, कहानीपन है, भाषा सरल है, सहज है, और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति के विषय में हम पिछली कविता के दौरान पढ़ चुके हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षण। शब्दों के अर्थ आप देख लीजिएगा। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो काव्यांश हमने पढ़ा है उस पर आधारित है। यदि आपको कुछ पूछना हो, आपकी जो भी कठिनाई हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कविता को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्टर कहता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? फिर कोष्टक में एक वाक्य है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। फिर मन ही मन सोचते हैं, यह अवसर खो देंगे। बिल्कुल सच बात है भाई। राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय टीवी पर, चैनल पर
आपको आने का ये अवसर मिला है, भाई ये अवसर खो देंगे आप? क्यों नहीं इस अवसर का फायदा उठाते और सब लोगों के बीच आप अपनी पहचान बनाते? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कैसे नहीं रोएगा? बिल्कुल रोएगा। इतना पूछेंगे कि रो ही देगा। कुरेद कुरेद कर उसके जख्मों को हरा कर देंगे और फिर उसे रुला देंगे। फिर प्रश्नकर्ता दर्शकों से पूछता है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं। इन पंक्तियों में दर्शकों पर व्यंग्य किया गया है। दर्शक भी यही सोचते हैं कि अगर इसे दुख है तो ये रोएगा जरूर। नहीं रोया इसका मतलब इसे दुख हो कुछ नहीं है, केवल यहाँ आकर बैठा है और नाटक कर रहा है। ये प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा। अब दर्शकों से पूछ करके टीआरपी गिरानी नहीं है प्रश्नकर्ता को, तो इसलिए ये प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा। इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारा करके बताते हैं, क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? यहाँ पर रुकने की और समझने की बात यह है, क्या अपाहिज किसी के द्वारा किए गए इस तरह के कृत्य से और अधिक दुखी नहीं होता होगा? उसकी पीड़ा की किसको चिंता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो यह सुनहरा अवसर खो देंगे। मैं बता चुकी हूँ सुनहरा अवसर क्यों है। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। पीड़ा बिक रही है ना, तो आप भी बेच के देख लो। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने ही लगेगा। प्रश्नकर्ता ऐसा कहता है जब, और मन ही मन यह भी सोचता है कि उसे दर्शकों को और इस अपाहिज को एक साथ रुलाना है, क्योंकि दर्शक भी टीवी के बाहर बैठे हुए यही इंतजार करते हैं कि ये अब रोया। अच्छा, आंख में एक पनीलापन तो कहीं दिख रहा है। ओहो, अच्छा नहीं, आंसू टपका नहीं, इसका मतलब कुछ रो वो नहीं रहा, इसे कुछ पीड़ा नहीं है। लेकिन प्रश्नकर्ता दर्शकों से नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ व्यापार का मामला है, व्यवसायीकरण का मामला है। बच्चों, इस काव्यांश की विशेषताओं में मानवीय संवेदना समाप्त हो रही है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के निर्माताओं पर व्यंग्य है, और जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इस काव्यांश में भी नाटकीयता है और व्यंग्य है। भाषा बिल्कुल सरल है, अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकार है, छंद मुक्त है, वो तो आरंभ से चल ही रहा है। इसके साथ शब्दों के अर्थ ये आसान है, आप देख लीजिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इस काव्यांश पर आधारित आप कर लीजिएगा। कहीं कोई कठिनाई आए तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आइए कविता का अंत करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अंदर ही अंदर सोचता है, मन ही मन बोलता है दर्शकों से प्रश्नकर्ता, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये मत सोच लीजिएगा कि वो होठ बार बार दबा रहा है और होठ उसके हिल रहे हैं और रोने का जैसा उसका मन कर रहा है तो वो मेरे प्रश्नों के कारण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, वो अपंग है, शारीरिक रूप से अक्षम है, और इसलिए उसके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, होठ हिल रहे हैं। फिर प्रश्नकर्ता अपाहिज से कहता है, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दर्शक थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा सा और समय लगेगा, बस ये रोने ही वाला है, और जैसे ही ये रोएगा
वैसे आपके आंसू तो टपक ही जाएंगे। आप और वह दोनों। इतना कहने के बाद प्रश्नकर्ता कुछ देर इंतजार करता है, फिर कैमरामैन से कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब इसी को लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, इतनी दूर से लाए, सब किया इंतजाम, प्रोग्राम बनाया, और बताओ ये रो के नहीं दे रहा। और ये रोएगा नहीं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, व्यवसाय पूरा नहीं होगा। और अब अगला कार्यक्रम लगा हुआ है, पता चला पीछे से कोई विज्ञापन आने वाला है, उस विज्ञापन से बड़ी कीमत ली है टीवी चैनल ने। तो भाई पर्दे पर तो वक्त की कीमत है, अब इसके रोने और न रोने से कोई अंतर नहीं पड़ता, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ये मन में सोच रहा है। और ऊपर से, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई, वो रोया नहीं। धन्यवाद। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या एक बार फिर समझते हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। जब वे ऐसा करेंगे तो दर्शकों को यही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपाहिज है, दिव्यांग है, इसलिए वह इस तरह की उसको बेचैनी है और बोल नहीं पा रहा है। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए भी कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं, भाई अब कैमरा बंद करो, बहुत देर हो गई। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन पर्दा बड़ा महंगा है, पर्दे पर समय की बड़ी कीमत है। इस कार्यक्रम को के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि अभी आप सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है समाज के उस वर्ग को सामने लाने का प्रयास, जिससे जो कि अभी तक किसी न किसी कारण से हाशिए पर है या पीछे रह गया है। तो जैसे अपाहिज है, दिव्यांग है, तो ये समाज के उस वर्ग से आते हैं जो हाशिए पर हैं। तो इन्हें सामने लाने के लिए हमने ये प्रयास किया था। इसमें बस थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अपाहिज की बेचैनी और मीडिया कर्मियों और दर्शकों की संवेदनहीनता, ये दोनों पर व्यंग्य है। मीडिया कर्मियों पर भी है और दर्शकों पर भी है। जो दर्शक चाहते हैं मीडिया कर्मी वही दिखाते हैं, इसलिए दोनों एक से दूसरे दोनों जुड़े हैं और दोनों ही दोषी हैं, संवेदनहीन हैं। मुक्त छंद है, उर्दू हिंदी उर्दू खड़ी बोली आदि का प्रयोग है, उर्दू के शब्द हैं कई। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। शब्दार्थ में ये कुछ शब्द हैं जो सरल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। यदि कहीं कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, आप मुझसे संपर्क जरूर करें। कविता के साथ के ये प्रश्न हैं आपके 5, और कविता के आसपास के 2 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। फिर वही बात है कि यदि कहीं कोई कठिनाई है तो आप मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। बच्चों, इस कविता से एक सामाजिक संदेश जाता है। एक सामाजिक संदेश लेकर ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, और वह संदेश यह है कि अपाहिजपन, दिव्यांगता या विकलांगता शरीर में नहीं होती, हमारी सोच में भी है, हमारे मस्तिष्क में होती है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम तन से भी स्वस्थ रहें और मन से भी स्वस्थ रहें। बच्चों, आज लॉकडाउन का समय है, सभी घरों में बंद हैं, और ऐसे में तन से और मन से स्वस्थ रहना, सकारात्मक रहना और भी अधिक आवश्यक है। इन संदेशों के साथ इस पाठ को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी आपसे।
और बहुत बहुत धन्यवाद इस पाठ में जुड़ने के लिए, इसे पढ़ने के लिए। और कठिनाई के समय आप मुझे हमेशा पुकार सकते हैं, मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं या मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।